जी नमस्कार, मैं शिवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवेंद्र एकेडमी पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं पूरे इंटरमीडिएट के सिलेबस की बात करूंगा और उसी कड़ी में शुरुआत है पहला चैप्टर फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में अप्रोच का पहला चैप्टर। और जो पहला चैप्टर है वह है आपका द लास्ट लेसन। बड़ी ताज्जुब सी बात है ना कि शुरू पहले चैप्टर से और लास्ट लेसन शुरू में ही अंत हो गया। जी नहीं, ये लास्ट लेसन में बात की जाती है एक लैंग्वेज के पार्ट की, जिसकी हम बात करेंगे इसमें। तो जब भी हम बात करते हैं लास्ट लेसन की, तो लास्ट लेसन को लिखा किसने है? लास्ट लेसन लिखा गया है अल्फोंस डाउडेट के द्वारा, जिनका जन्म जो हुआ था 1840 में हुआ था, 1840 में हुआ था, और इनकी जो डेथ हुई थी 1897 में हुई थी। और अगर हम बात करें अल्फोंस डाउडेट की, तो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। एक्चुअली में कहानी सेट कहाँ है? ये जो हम लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं सेट कहाँ है? तो लास्ट लेसन जो हुआ क्या था कि 1870 से 71 के बीच में इसमें एंग्लो फ्रैंको पर्शियन वार लड़ा गया था, बिस्मार्क के अंडर में निर्देशन में लड़ा गया था। जब ये लड़ा गया तो फिर एक बात हुआ कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सास और लॉरेन पर कब्जा हो गया पर्शियन सैनिकों का। और जब यहां पे सैनिकों का कब्जा हो गया तो बर्लिन से आदेश आ गया। और बर्लिन से आदेश क्या आ गया कि फ्रांस के अल्सास और लॉरेन जो विद्यालय हैं, जहां पे कौन सी भाषा चलती थी? फ्रेंच भाषा थी। अब वहां नहीं चलेगी, और वहां पे जो चलेगी वह कौन सी भाषा चलेगी? अब जर्मन भाषा चलेगी। तो यह जो कहानी सेट है वह फ्रैंको पर्शियन वार पर सेट है। ठीक है, उसी की हम बात करते हैं। चैप्टर के थोड़े से इंट्रोडक्शंस की बात कर, कैरेक्टर के इंट्रोडक्शंस की बात करें तो इसमें कैरेक्टर इंट्रोडक्शन की बात करें तो फिर इसमें कैरेक्टर है एम हैमेल जो टीचर है, दूसरा स्टूडेंट है फ्रेंच, कुछ माइनर कैरेक्टर आपको मिल जाते हैं, ब्लैक स्मिथ है, वाचर है, ओल्ड असर है, फार्मर मेयर है, फार्मर पोस्टमास्टर है। हम समरी को इस तरह से बताने का प्रयास करेंगे कि आपको पूरी समरी तैयार हो जाए, पूरा चैप्टर्स एक बार समरी देखने पे तैयार हो जाए। एक बार समरी आप पर देख सुन लें, पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाए। इसके बाद हम आपको करवा देंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। कहानी शुरू होती कहां से है? जब हम इसकी बात करते हैं तो सुनिए। फ्रेंच जो स्टूडेंट था वह बेचारा एक दिन घर से बड़ी देर से निकलता है। क्यों निकलता है? वह घर से बड़ी देर से निकलता है क्योंकि उसको सबसे बड़ा डर होता है। डर होता है कि उसके जो टीचर्स थे यम हैमेल, उनके डांटे जाने का, कि यम हैमेल उसको डांटेंगे। क्यों डांटेंगे? यम हैमेल ने फ्रेंच से कहा था कि वह उससे पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। अगले दिन पार्टिसिपल पर, किस पे? पार्टिसिपल पर। वो कहे थे कि फ्रेंच से अगले दिन वो किस पे क्वेश्चन करेंगे? पार्टिसिपल पर। और बेचारे फ्रेंच को पार्टिसिपल के बेसिक नॉलेज भी नहीं पता थे, उसे प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं पता था, तो उसे इसी बात का डर लग रहा था। वह घर से निकलता तो है, पहले उसका एक मन करता है कि यार एक काम करते हैं, विद्यालय नहीं चलते हैं, क्योंकि पक्षी जंगलों के किनारे पे आके चहचहा रहे थे। मौसम भी बड़ा सुहावना था, धूप भी निकली हुई थी, मौसम चमकदार था, आकाश खाली था, पक्षी चहचहा रहे थे। और पर्सिया के सैनिक जो कारखाना था शामिल था, और मिल के पीछे जो खुले खेत थे, वहां पे जो पर्सिया के सैनिक थे वे ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। तो यह चीज पार्टिसिपल की रूल की अपेक्षा बड़ा मनमोहक थी, बड़ा इंटरेस्टिंग थे। तो वह सोचता है यार एक काम करते हैं, आज विद्यालय नहीं चलते हैं। फिर वह अपने आप पे काबू पाता है कि नहीं एक काम करते हैं, विद्यालय चलते हैं। तो अब विद्यालय जाना था, एक बात थी, घर से लेट से निकला था, तो जल्दी वह दौड़ते हुए
वह कहाँ निकल देता है? विद्यालय के लिए जाने लगता है, अपने आप पे काबू पाता है, विद्यालय के लिए निकल जाता है। जब वो विद्यालय के लिए निकल जाता है, वह जब चढ़ना शुरू करता है तो उसे गुजरना होता है टाउन हॉल से। अब उसे कहां से गुजरना होता है? टाउन हॉल से। बेचारे को गुजरना होता है टाउन हॉल से। और जब उसे टाउन हॉल से गुजरना था तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या आती है, टाउन हॉल का जो सूचना पट्ट था, जो वहां का बुलेटिन बोर्ड था, टाउन हॉल में जो लगा हुआ बुलेटिन बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड पे काफी भीड़ लगी थी। अब फ्रेंच की इस बात का डर लगता है ना कि इस बुलेटिन बोर्ड पे इतनी भीड़ क्यों लगी है, क्योंकि जितनी बुरी खबरें होती थी ना उसी बुलेटिन बोर्ड पे ही आती थी। चाहे कोई युद्ध हारना हो, चाहे कोई सरकारी कमांडिंग ऑफिसर्स का कोई आदेश हो, बड़े सरकारी अधिकारी को आदेश हो, या कोई ड्राफ्ट हो, तो जितने भी बुरे खबर आते थे वहीं पे आ जाते। तो वो सोचता है कि क्या बात है, आखिर क्या बात है और कहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है। दूसरी बात, उसको विद्यालय पहुंचना था, तो फ्रेंच क्या करता है, जल्दी से वह विद्यालय की तरफ चलना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। वह फास्ट जा रहा होता, तब तक रास्ते में उसको ब्लैक स्मिथ और वाचर बैठे हुए थे। वह खबर पढ़ रहे थे, वहां पे खबर पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, और ये देखते हैं तो इसको देखते हैं कि फ्रेंच काफी फास्ट जाता है, तो वो लोग बोलते हैं कि डोंट गो टू फास्ट बब, कि लड़के तेज मत जाओ, अभी तुम्हारा देर नहीं हुआ है। अब फ्रेंच को लगता है कि नहीं नहीं, ये लोग मजाक कर रहे हैं। उसे जब ये लगता है ना कि मजाक कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, जल्दी से हाँफता हुआ दौड़ता दौड़ता वह विद्यालय के गार्डन में पहुंचता है। तो जब वो विद्यालय में पहुंचता है तो थोड़ा सा वो चौंक जाता है। क्यों चौंक जाता है कि जब भी विद्यालय की बात होती है, जब भी वो विद्यालय में पहुंचता है, तो विद्यालय पहुंचते हुए एक बात होती है कि विद्यालय में ढेर सारे शोरगुल आते हैं। कभी जो डेस्क होते हैं उसे खोलने बंद करने की आवाज़ आएगी, कभी टीचर का जो रूलर होता है छड़ी, उसको पीटने की आवाज़ आएगी, बच्चे एक समूह में कोई चीज़ याद करते हैं तो उसकी आवाज़ आई थी। लेकिन उस दिन कहानी थोड़ी सी अलग हुई थी। ये जो फ्रेंच जाता है तो देखता है पूरा जो दिन था ना वो संडे की तरह शांत था। जब भी आप कभी विद्यालय से होकर गुजरे ना, तो विद्यालय संडे के दिन बस शांत रहता है, बाकी जब कभी छुट्टी होती है तभी वहाँ पे आप शांति पाएंगे। अन्यथा जब कभी वो उस रास्ते से, किसी विद्यालय के रास्ते से गुजरेंगे तो आपको शोरगुल मिलेगा, आपको पता चल जाएगा विद्यालय। लेकिन उस दिन जब फ्रेंच पहुँचता है तो उसे ये लगता है ना कि क्या बात है, चौंक जाता है, यार विद्यालय आज तो संडे की तरह शांत है, इसको लिए साइलेंट लाइक ए संडे। तो वह जाता है और वह जल्दी से जाते जाते वह जाता है तो देखता है कि उसके जो सहपाठी थे वह डेस्क पे बैठे हुए थे, और उसके जो गुरु थे एम हैमेल, वह एक छड़ी अपने बाह में दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। उसे यह देखता है। उसके बाद आप तो आसान लगा ही सकते हैं, क्लास में टीचर हों और उनके सामने से अगर क्लास में प्रवेश करना हो तो कितना दुख होगा, तो कितना भय होगा, इसका तो कल्पना आप खुद ही कर सकते हैं। तो बेचारा टीचर के सामने से गुजरता है, तब तक टीचर के सामने जाता है। एम हैमेल कहते हैं कि फ्रेंड तुम लेट हो गए, जाओ जल्दी अपनी जगह पे बैठ जाए, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। जब वो जाता है, देखता है, अंदर बैठता है, तो फिर आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि पीछे की जो खाली ब्रेंच होते थे, जो एम्प्टी ब्रेंच होते थे, उस ब्रेंच पे गांव के लोग आगे बैठे थे। कौन बैठे थे? ओल्ड असर था, फार्मर मेयर था, फार्मर पोस्ट मास्टर था और अदर विलेजर थे, वो पीछे आके बैठे हुए थे। और उसके जो टीचर्स थे ना, वह ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे, सुंदर सा हरा कोट पहने हुए थे, फ्रेल्ड शर्ट, छालरदार शर्ट पहने हुए थे,
और टोपी लगाए हुए थे और टोपी के चारों तरफ कढ़ाई की गई थी। और वो उसके जो टीचर ना केवल 2 दिन वो पढ़ते थे। जब कभी इंस्पेक्शन करना हो, यानी जब कभी निरीक्षण करना हो, या तो जब कभी भी प्राइड डे आता है तो उसी दिन वो कपड़े पहनते थे। लेकिन उस दिन पहने थे तो थोड़ा सा बेचारा आश्चर्य में पड़ जाता है। क्या बात है कि ऐसा क्यों, आज क्यों ऐसे टीचर्स ने पहना है? तो बैठे रहते हैं, पीछे लोग बैठे रहते हैं और एक बात देखता है कि ये लोग पीछे बैठे हुए थे। यह भी बात उसे आश्चर्य में डाल रही थी। थोड़ी देर बाद यब हैमेल पूरी गंभीरता से खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि आज आप सभी के फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है। लास्ट लेसन क्यों है? क्योंकि बर्लिन से आदेश आया है कि फ्रांस के 2 शहर, 2 जिले अल्सास और लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। अब क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि एंग्लो पर्शियन जब वार हुआ था तो पर्शिया के सैनिकों ने इस पे क्या कर लिया था? इन दोनों पे कब्जा कर लिया था। जब इस पे कब्जा कर लिया तो आदेश से आ गया बर्लिन से कि अब यहां पे फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो फिर जब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी तो कहते हैं कि आपकी अगले जो टीचर हैं, आपकी जो जर्मन के टीचर हैं, वह अगले दिन आ जाएंगे और आप सभी के फ्रेंच भाषा का आज लास्ट लेसन है। यह बात जैसे ही पढ़ मिलते हैं, जैसे ही सुनता है फ्रेंच, जैसे वैद्युत प्रभाव, फ्रेंच के ऊपर एक वैद्युत सा प्रभाव होता है, कोई बिजली जैसा, जैसे कोई बिजली लगती है, वैद्युत प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। बेचारा कहता है अभी तो मैं फ्रेंच लिखना सीख ही नहीं पाया था, पढ़ना तो दूर की बात, लिखना भी नहीं आ पाया था। इन दुष्टों ने फ्रेंच भाषा ही बंद करवा दी। वह फ्रेंच भाषा की किताबें, वो ग्रामर की किताबें, उस संतों के बारे में कहानियां अब कभी नहीं सुन पाएंगे। मेरे गुरु जो स्ट्रिक्ट थे, थोड़े सनकी स्वभाव के थे, यम हैमेल, जिनके रूलर से डर लगता था, अब उनसे शायद नहीं मिल पाएंगे। अब इस बात का डर तो उसे सताने लगता है। इसी बीच में इतना सारा सोच ही रहा होता है। यम हैमेल कहते हैं कि वो तो कहे होते हैं कि आज लास्ट लेसन है, आज आप लोग बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा आज। इसी बीच में यम हैमेल ने फ्रेंच को कुछ याद करके आने के लिए कहा था। यम हैमेल जो थे उन्होंने फ्रेंच को कहा था कि तुम्हें कुछ याद करके आना है। और क्या याद करने आने के लिए तैयार करने आने के लिए कहा था? पार्टिसिपल। इसी बीच में बारी आ जाती है। किसकी बारी आती है? उस फ्रेंच की। और फ्रेंच से पार्टिसिपल का वो भयानक सा रोल पूछा जाना था। आप सभी के भी क्लास में है पार्टिसिपल, जिसे आप सिंपल सेंटेंस में पढ़ते हैं। तो जब उससे पूछा जाना था तो बेचारा थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। कहता है, मतलब उससे पूछते हैं कि फ्रेंच तुमसे जो पूछा गया था, जो याद करने कहा गया, बताओ। फ्रेंच बेचारा बताना तो दूर की बात, वो पहले ही लैंग्वेज में, पहले ही भाषा में पार्टिसिपल के शुरू में ही अटक जाता है। बड़ा शर्मिंदा होता है। और उसके पहले जब एक बात आती है ना, उसके पहले एक बात हुई होती है कि यार फ्रेंच भाषा बंद है, तो वह यह सोचता है गलती मेरी है, फ्रेंच मैंने क्यों नहीं सीख पाया। फ्रेंच सीखने के पीछे मेरा सबसे बड़ी गलती थी कि मैं अंडे बटोरने जाता था, स्लाइडिंग के लिए सार नदी पे जाता था, उसमें तो मेरी ही गलती है। और यहाँ पे जब टीचर्स पूछते हैं, फिर टीचर जब पूछ रहे होते हैं मुझसे, वो तो पहले सोचा होता है, और जब टीचर पूछ रहे होते हैं उससे नहीं बता पाता है, तो टीचर कहते हैं यार फ्रेंच इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है। क्या जब भी मैंने तुमसे काम नहीं करवाया, वो भी करवाया, और जब कभी भी मुझे
मछलियां पकड़ना जा रहा था तो मैंने तुम्हारी छुट्टी कर दी। साथ में तुम्हारे पिता भी या माता पिता भी यह चाहते थे कि तुम मिल में जाके काम करो, पढ़ाई ना करो। इन सब के बाद से यम हैमेल जो पढ़ाना शुरू किए, वह जो पढ़ाना शुरू किए थे वह चीजें सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही थी, क्योंकि वो बड़ा शांति से, बड़ी मन से लोग पढ़ रहे थे। फ्रेंड्स, एक बात ये भी आशा लगा लिया था कि ओहो, जान गए कि लोग कहीं आके, गांव के जो विलेजर्स है कि कहीं आके पिछली वाली सीट पे बैठे हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण ये है ना कि वे बेचारे ज्यादा दिन तो विद्यालय गए नहीं थे, और दूसरी बात, ज्यादा दिन जब विद्यालय नहीं गए थे तो दूसरी बात यह है कि लगभग यम हैमेल ने 40 साल तक सेवा की थी। उन्होंने लगभग 40 ईयर्स तक की बात की थी। 40 ईयर्स उन्होंने पढ़ाया था, और उनको इस बात का सम्मान देने के लिए गए थे, जो अब कल अगले दिन वो चले जाने थे। अगले दिन उनको चला जाना था, तो वो सम्मान अदा करने के लिए उनके पास सम्मान देने के लिए गए थे, वहाँ पे बैठे थे। समझ में आ गया। और अब यहाँ पे अभी यम हैमेल सर पढ़ाना शुरू करते हैं। ग्रामर के जो भी रूल पढ़ाते हैं वह चीज़ें लोगों को बड़ी मन से समझ में आती है। फ्रेंच भी बड़ा आश्चर्य पड़ जाता है कि आज भी उसे जो भी रूल थे, ये रूल बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे थे। अब जब उसे यह रूल बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे थे, इसके बाद ग्रामर का लेसन्स खत्म होता है। ग्रामर के लेसन्स के बाद एक बात बताते हैं, फ्रेंच पढ़ाने बाद एक बात बताते हैं कि हम सभी को अपनी मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए। और मातृभाषा के बारे में वो एक बात बोलते हैं, और वो बात ये बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि संसार की सबसे सुंदर भाषा है फ्रेंच लैंग्वेज। संसार में सबसे सुंदर भाषा है, क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट है, मोस्ट लॉजिकल सबसे तार्किक है। वो ये बोलते हैं कि फ्रेंच की भाषा जो है ना, वो सबसे, फ्रेंच भाषा जो है ना, वो सबसे सुंदर भाषा है, बहुत ही क्लियरेस्ट है, लॉजिकल है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। एक बात होती है ना, सबसे बड़ी बात, किसी देश को अगर किसी को गुलाम बनाना हो तो सबसे पहले वो अटैक करता है उसकी लैंग्वेज पे, क्योंकि जब तक लोगों के पास अपनी खुद की लैंग्वेज है ना, तब तक उसको उस गुलामी से, बंधन से मुक्त होने के लिए चाबी है। यही बात बताते हैं यम हैमेल सर लोगों को, वहां पे जो लोग बैठे होते हैं, कि ये जो फ्रेंच भाषा है ये सबसे सुंदर भाषा है, क्लियरेस्ट है, सुस्पष्ट है, लॉजिकल है, एकदम तार्किक है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी मातृभाषा से जुड़े हुए हैं तब तक एक बात जान लीजिए, आपके पास गुलामी से मुक्त होने की चाबी है, स्वतंत्र होने की चाबी है। यह बात बताते हैं फ्रेंच भाषा के बारे में, और फ्रेंच भाषा के बारे में जो भी चीज़ बताते हैं लोग शांति से सुन रहे होते हैं। ग्रामर का सेक्शन भी खत्म हो गया। उस दिन यम हैमेल सर ने काम एक कॉपियाँ लेके आए थे जिस पे गोल था, उस पे लिखा था फ्रांस अल्सास, झंडे भी लगे थे, वह लोगों को बांट दिए। जब लोग लिखना शुरू करते हैं तो लिखते समय सब लोग बैठ के लिखते हैं, तो वहाँ पे केवल कलम वलम पेंसिल चलने की आवाज़ आती है, और कोई दूसरी आवाज़ आती नहीं है, और कोई दूसरी आवाज़ नहीं आती है। पेंसिल कलम मतलब जो भी चीज़ लिखने की आवाज़ आती है। फ्रेंच एक बात नोटिस करता है कि जब लोग बैठे हो तो उसी बीच में एक भौरा आता है और चला हो जाता है, कोई नोटिस तक नहीं करता है, भौरा भी आया है चला गया। लोग इतने व्यस्त होते हैं उस दिन लिखने में। देखता है कि जो कबूतर हैं, कबूतर छड़ पे कू कर रहे हैं, गुटर कू कर रहे हैं, वो अमन में ये सोचता है कि यार पर्सिया के जो सैनिक हैं ये लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखाएंगे, क्योंकि फ्रेंच भाषा बंद हो गई थी, तो क्या ये लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखाएंगे, वह यह सोचते हैं। इसके बाद एक बात होता है कि अगला, जब
लोग लिख रहे होते थे उस समय फ्रेंच एक बात गौर करता है कि जो ए थे यमहमेल सर, वो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे और कुर्सी पे बैठ के वो अपने कमरों को देख रहे थे, लताओं को देख रहे थे, वहाँ पे जो वृक्ष लगे थे वो उनको देख रहे थे, बड़ी गौर से देख रहे थे। बड़ी गौर से देखने का मतलब है ना कि ऐसे लगता था कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ों को अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहते थे। एकदम गौर से जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ों को अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहते थे। वही यह सोच रहे थे, बैठे हुए थे कुर्सी, यहाँ तक कि जो कुर्सी थी और जो डेस्क थे वो एकदम शार्प हो गए थे, एकदम प्लेन हो गए थे, चिकना हो गया था कि मतलब, और क्यों ना हो, उन्होंने इस विद्यालय में सेवा 40 साल तक की थी, 40 साल से पढ़ा रहे थे, 40 ईयर तक की कहानी थी और उनको अगले दिन जाना था। और इसीलिए वहाँ पे जितनी भी लताएं थी, जो भी अन्य वृक्ष थे, उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे। जब इतनी सारी खत्म, इन सारी चीज़ें हो गई और इन सब चीज़ों के बाद से अगली बारी आई हिस्ट्री की। और बच्चों ने बा बी बे बो पढ़ना शुरू किया, बा बी बे पढ़ना शुरू किया। ओल्ड असर था वो अपने साथ एक बाल पोथी लेके आया था। बाल पोथी जिसके जो किनारे पे ना धब्बों के कारण काला हो चुका था, बहुत पुराना लेके आया था। वह भी भावुक था, बाकी अन्य लोग भी भावुक थे। भावुक इसलिए थे कि उनकी लैंग्वेज उनसे छीनी जा रही थी, फ्रेंच भाषा उनसे छीना जा रहा था, अगले दिन जर्मन भाषा पढ़ाया जाना था। तो इस बात का तो दुख तो था ही। अच्छा, अगली बात क्या होती है ना कि जब सब लोग पढ़ते हैं तो फ्रेंच, मतलब उस सब चीज़ को देखकर फ्रेंच क्या कहता है, यार रोना भी आ रहा था, हंसना भी आ रहा था, हंसे या रोए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की बारी होती है कि 12 बजते हैं और 12 बजने के बाद से ट्रम्पेट से, यानी जो अपनी तुरही होती है उसको बजाते हुए पर्सिया के सैनिक ड्रिलिंग अभ्यास करते हुए आ रहे होते हैं। अच्छा, एक बात और होता है, जब वो थे तो छत से आवाज़ आ रही होती क्योंकि उनकी जो सिस्टर थी उनका सामान पैक किया जा रहा था, क्योंकि पहली बार टीचर को ही छोड़ के जाना था। 12 बजा, पर्सिया के सैनिक आ गए होते हैं, ड्रिलिंग करते हुए, अभ्यास करते हुए आ गए होते हैं। अब इनके जाने की बारी आ चुकी होती है। तो फिर अचानक से वह देखते हैं उनका चेहरा, बैठे रहता उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो अपनी कुर्सी से उठते हैं और कुर्सी से उठने के बाद वह कुछ ना कहना चाहते हैं, माय फ्रेंड्स आई, वह कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनका गला अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध हो जाता है यानी कि वो आगे कुछ जैसे बेचारे बोल ही ना पाए, गला एकदम चोट अवरुद्ध हो जाता है, बोल नहीं पाते हैं। वह खड़ा होते हैं, खड़ा होने के बाद वो अपने आप को विद्यालय बोर्ड के समझ झुकते हैं और झुकने के बाद से वह एक वर्ड लिखते हैं, विवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। पूरे बड़े से लेटर में लिखते हैं विवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। और उसके बाद कहते हैं स्कूल एज डिसमिस्ड। वह इधर ही रहते, इसे इशारा करते हैं, उसके बाद हाथ से इशारा कर देते हैं, द स्कूल एज डिसमिस, यू मे गो, आप सभी जा सकते हैं। तो ये थी आपके चैप्टर द लास्ट लेसन की समरी। आप एक बार 2 बार गौर से सुनिएगा, आप ये पूरे चैप्टर की समरी तैयार हो जाएगी, आप पूरे ढंग से तैयार हो जाएगी। अगर आप एक बार पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद हम आपके सामने लेके आएंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और यूपी बोर्ड के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं 2022 और 2023 में। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने उन सभी जरूरतमंद मित्रों के पास भेजिएगा जिन्होंने तैयारी शुरू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।